नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्याओं की बस्ती खाली कराई, इसको लेकर अब राजनीति हो रही है और इसको लेकर बड़े बयानबाजी हो रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब हैं, जिससे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ महाराज ने बस्ती खाली कराई रोहिंग्याओं की, इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ने बस्ती खाली कराई, आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, अवैध बस्ती और अवैध ढांचे दोनों ही हटाने में योगी आदित्यनाथ की बड़ी क्षमता है। अब अयोध्या से भी ढांचे हटे, अवैध थे और बस्तियां अवैध थी तो हट गई। यूपी सरकार की ज़मीन पर अवैध निर्माण होगा या अवैध राजनीतिक वोट बैंक के लिए बस्तियां लगाई जाएगी तो हो सकता है कि किसी के पास उनको आशा देने के लिए दिल में बहुत उनकी ममता हो। वो ममता वाली सरकार नहीं है कि अवैध बांग्लादेशी या अवैध रोहिंग्या को वो यहाँ पर शरण दे। तो योगी आदित्यनाथ ने कानून का जो निज़ाम है उसको सिर्फ लागू किया है और कुछ नहीं किया। लेकिन सर, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये ज़मीन दिल्ली के अंदर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगर इससे हम बात करें, जब हम वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे तो वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर में फिर वही बस्ती बसी हुई है, अमानतुल्लाह खान द्वारा बसाई गई। ऐसा क्यों? अगर उत्तर प्रदेश से भगाया जा रहा है, दिल्ली में बसाया क्यों जा रहा है? देखिए, दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में वोट बैंक का जो संक्रमण है वो कोविड की तीसरी लहर से ज़्यादा तेज़ तीव्रता से फैल रहा है और फैल चुका है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि बात बात पर केवल तुष्टीकरण की राजनीति को लेते हुए जब अवैध जबरन धर्मांतरण पर मोर्चा खोला जाता है तो उसके बचाव में आ जाते हैं। जब अलकायदा के आतंकियों को पकड़ा जाता है तो लोग कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, हमें आतंकियों पर भरोसा है। और जब अवैध बस्तियों को खाली करवाने की क्षमता को दिखाता है तो उन्हीं को वोट बैंक बनाने के लिए अगल बगल में कुछ राजनीतिक दल, जिनका पूरा टूल किट ये है कि वो चुनावों के समय तो वैसे हिंदू बन जाते हैं, पर चुनावों के बीच में, 2 चुनावों के बीच में जो उनका असली डीएनए है तुष्टीकरण का, वो सामने नज़र आ जाता है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। लेकिन सर, मैं एक बात आपको बताऊं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन रोहिंग्याओं से पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर किसने बसाया, कौन खाना दे रहा है। वो तो सीधा सीधा दिल्ली सरकार का नाम ले रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का इसमें क्या हाथ हो सकता है जिस तरह से सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बस्ती बसाई गई? देखिए, दिक्कत इस बात की है कि कुछ लोगों का फॉर्मूला बन चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठियों को लाकर बसाया जाए, उनको आधार कार्ड दिया जाए, उनको राशन कार्ड दिया जाए, उनको भारत के संसाधनों पर, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था, पहला अधिकार दिया जाए और फिर उनका वोट बैंक बनाकर धर्म के नाम पर उनके वोट, उसकी सिंचाई की जाए। और इसीलिए इस पूरे प्लान और षड्यंत्र के तहत बंगाल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों पर ऐसे लोगों की बस्तियां बसाई जा रही। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए गए, आज तक उनकी बस्तियों को फिर से बसाने की बात किसी ने नहीं की और ये अपने आप को सेकुलरवादी कहते हैं। अफसोस की बात यह है कि बंगाल में जो लोगों ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया तो उनके घर में घुस कर उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, उनको पलायन करके असम भगा दिया गया। आज तक उनके घरों की बस्तियां फिर से नहीं बसाई गई। परंतु कुछ लोगों के मन में एक समुदाय का वोट पाने की इतनी तीव्र इच्छा है कि विदेशी जो आ रहे हैं घुसपैठिए, उनको भी नागरिक बनाकर अपने शहर में बसाकर उनका वोट लेने की ये साजिश है। सवाल उनसे सिर्फ इतना है कि मानव अधिकार का भी ये ढिंढोरा पीटते हैं। ये वही लोग हैं जब पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इनको शरण देने की बात आती है तो वो उसके लिए मना कर देते हैं और केवल एक समुदाय को बसाने की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं, उनके मन में मानवता नहीं है। लेकिन सर, आपने देखा कि विपक्ष जो है, जो लोग हैं विपक्ष के, वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि 4.5 साल योगी आदित्यनाथ क्या करते रहे। अभी 6 महीने पहले याद आया कि सिंचाई विभाग की ज़मीन पड़ी है जहाँ पर अवैध कब्जा किया गया। 4.5 साल पर सवाल खड़ी। देखिए, ये विडंबना की बात है।
जब कार्रवाई होती है, जैसे अलकायदा के आतंकियों को पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं है, ये तो मासूम है, ये बेगुनाह है, अलकायदा के लोग ये थोड़ी बम बना रहे थे, ये तो प्रेशर कुकर में खाना और दाल पका रहे थे, क्यों पकड़ लिया। जब पकड़ते हैं तो बोलते हैं मासूम है, जब पकड़ते हैं फिर ये भी बोलते हैं कि 4.5 साल बाद क्यों पकड़ा, पहले पकड़ लेते। तो पहले तय कर ले ये मासूम है या ये गुनहगार है और देर से पकड़ा। अगर ये मानते हैं कि गुनहगार है, देर से पकड़ा, तो फिर पहले उस बात के लिए माफ़ी मांगे कि भाई हमें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, या तो कह दे कि यूपी पुलिस पर भरोसा है कार्रवाई की, और कार्रवाई देर से, क्योंकि अब कार्रवाई देर से, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, याकूब मेमन मुंबई में पहले रहता था, तो वो तो सीए था, जब सीए था तब पकड़ लेते, जब आतंकवाद किया तब पकड़ा, और जब पकड़ा सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट की सज़ा के बाद भी लोग कहने लगे कि याकूब हालात का मारा है। अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, तो क्यों कहने लगे अफजल हम शर्मिंदा है। तो ये लोग जो है ना अपने गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, इनके मन में कोई ये नहीं है कि भाई इनको क्यों पकड़ा, इनका केवल इतना है लक्ष्य कि हमारे वोट बैंक के ऊपर अब ठेस ना पहुंचे, और वोट बैंक जो है उसको बरगलाना है, इसलिए ये स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन सर अभी आपने बात की पुलिस की बात करें तो समाजवादी पार्टी तो पुलिस पर भरोसा ही नहीं करती। मुनव्वर राणा की बात करें तो कहते हैं घर में प्रेशर कुकर नहीं रखूंगा, प्रेशर कुकर रखूंगा तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाऊंगा। देखिए, मुनव्वर राणा साहब की जहाँ तक बात है, तो उनके घर से क्या क्या कृत्य निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं शायर है, कुछ लोग कहते हैं कायर है, तो मैं उनको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। शायरी से लेकर बाकी चीज़ें जो लोग सोनिया माँ के लिए करते हों उनकी, और जो बाटला हाउस के लिए आंसू बहाते हों, उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। परंतु जो सवाल है कि यूपी पुलिस पर अब कुछ लोग को भरोसा नहीं, अब इनको तो देश की वैक्सीन पर भरोसा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बोल दी, पर पिताजी ने एक मुंह पर तमाचा मारा जब जाकर खुद ही वैक्सीन लगाए। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं किया, भारत ने किया, हमें ये भरोसा नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमें भरोसा नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, हमें भरोसा नहीं। तो सेना पर, वर्दी पर, देश पर, वैज्ञानिकों पर, उनके मनोबल पर चोट करने के लिए और चोट करके वोट पाने के लिए ये उनकी पुरानी आदत है, और वो पुरानी आदत जारी है। पर मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है तो इनको भरोसा किस पर है, आतंकवादियों पर। तो मेरा एक सुझाव है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अखिलेश यादव जी के 10 फुट आगे और 10 फुट पीछे जो यूपी पुलिस के कर्मचारी और सिपाही खड़े होंगे, उनको वो तुरंत बोल दे कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, और एलईटी और अलकायदा के लोग अगर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं उनकी सुरक्षा के, तो उनको बुला ले और उनसे सुरक्षा करवाए। जैसा उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव देख रहे हैं, इस तरह के कदम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर राजनीति हो रही है कि हिंदू वोटरों को एक तरफ किया जा रहा है, ऐसा क्या आपको लगता है क्या कि रोहिंग्याओं को हटा देंगे तो हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा? ये देखिए, पहले हिंदू वोट की तो अलग से बात करते हैं। पहले तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तोहमत और अपमान ये मुसलमानों का हुआ। आप रोहिंग्याओं को हटाएंगे तो इसमें भारतीय मुसलमान को क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप अलकायदा के आतंकियों को पकड़ेंगे तो इसमें भारतीय मुसलमानों के पेट में क्यों दर्द होगा? आप अवैध जबरन धर्मांतरण करने वाले पाकिस्तानी आईएसआई के नेक्सस का भांडाफोड़ करेंगे तो इसमें भारतीय मुसलमान को क्या मतलब है? आप एक तो कहते हैं कि आतंकवाद और धर्म का कोई जुड़ाव नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और दूसरी ओर यही लोग आतंकवादियों को बार बार मुस्लिम हैं, धर्म इनका इस्लाम है, ये बताकर मुसलमानों की और इस्लाम की बदनामी ये लोग कर रहे हैं, सेकुलरवादी। योगी आदित्यनाथ ने तो कानून की कार्रवाई की। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू की गोलबंदी करने के लिए, हिंदू समाज एक हो जाए, इसके लिए ये किया जा रहा है, ये हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है, तो मुझे एक बात बताइए कि आपने जब मुसलमानों के लिए आरक्षण खास बात की जो कि संविधान के खिलाफ है, ये कांग्रेस ने भी की, समाजवादी पार्टी ने भी की, तो ये मुसलमानों की गोलबंदी के लिए की थी। जब आपने कहा मुसलमानों एक हो जाओ, हमें वोट दो, बंगाल में भी कहा, मायावती ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, तो ये मुसलमानों की गोलबंदी आपने नहीं की, ये सेकुलर था।
जब आपने कहा कि जो बेगुनाह मुसलमान आतंकी है उनको हम छोड़ देंगे, मैनिफेस्टो में आपने कहा, तो ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं थी? जब आपने कहा कि मैंने गोलियां चलाकर राम सेवकों को मार दिया और मैंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, राम कार सेवकों को, और आज उन कार सेवकों की शहादत में रास्तों के नाम रखे जा रहे हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो तब आपने जब ये बयान दिया मुलायम सिंह यादव ने, तब ये मुसलमान वोट को पोलराइज करने की साजिश नहीं थी? पहले इसका जवाब दें।